एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इजी चैप्टर्स के बारे में, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज़ें मतलब पढ़नी चाहिए जिससे कि हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो टॉप इस टॉपिक का जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग बस इतना ही देखेंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से 20 से 30 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। अगर एवरेज हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं वो हमारा 6 चैप्टर, पहले 7 था, लेकिन अभी डाइजेशन को तुम लोगों को पता होगा अगर कि जो एनटीए का जो नया सिलेबस आया है, जो 2023-24 का जो नया वाला जो बुक है, नया वाला जो सिलेबस है, उसमें उन लोगों ने कुछ चैप्टर्स और कुछ पोर्शन को रिमूव किया है, डिलीट किया है। तो उसके बाद अभी हाल का जो इस बार जो क्वेश्चन आने वाला है नीट में, तो वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट होता है, लास्ट में केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो 6 चैप्टर में एवरेज जो क्वेश्चन का रेशियो रहता है वो 2 से 3 हर चैप्टर से रहता है। तो अगर तुम्हें अच्छा से अच्छा स्कोरिंग करना है तो तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी एट एनी कॉस्ट तुम्हें करके ही जाना है। मतलब कि तुम्हें किसी भी कीमत पे ह्यूमन फिजियोलॉजी को अवॉइड नहीं करना है बच्चों। गलती से भी ये गलती मत करना, ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम्हें हर हाल में करके जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं से है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर मतलब जो पोर्शन है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th। और कोशिश करना, अगर तुम्हारे पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो फिर मेरी चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं। नई वाली जो एनसीईआरटी में जो भी चेंजेस आए हैं और कहाँ से कौन कौन से पोर्शन से चीज़ें डिलीट हुई हैं और कौन कौन सी नई चीज़ें अपलोड हुई, जैसे कि पहला वाला जो रेस्पिरेशन का जो चैप्टर था, रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो उसमें क्या था कि एक डायग्राम दिया हुआ था, याद होगा तुम लोग को ये वाला, कि यहाँ पे अगर एक एटीपी पुराने वाले डायग्राम में था कि एक एटीपी बनाने के लिए, मैं इसको पहले अच्छे से वो कर देती हूँ, वहाँ पे पहले था कि एक एटीपी का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन यानी कि 2H+ की जब मूव करेगा तब होगा। लेकिन अभी जो नया वाला एनसीईआरटी आया है उसमें ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब मज़े की बात तो ये है कि एनटीए वालों ने फिर से एक गड़बड़ी कर दिया कि डायग्राम को तो वही छोड़ दिया, डायग्राम जो पहले था वही अभी भी है, लेकिन उन लोगों ने टेक्स्ट को बदल दिया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा कि टेक्स्ट से क्वेश्चन है या फिर डायग्राम से है। डायग्राम से क्वेश्चन रहेगा तो सेम क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, और अगर वही क्वेश्चन टेक्स्ट से रहेगा तो भी चेंज हो जाएगा। तो देखो बच्चों, इस तरह से जहाँ से जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब चीज़ मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में नीट अपडेटेड 2024 का जो नीट अपडेटेड करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें तुमको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि नीट का नया सिलेबस क्या है। नीट सिलेबस के नाम से भी है वो वीडियो, तो पहले जा करके वो वीडियो भी ज़रूर देखना, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा होने वाला है बायोलॉजी के लिए, तो देखो बच्चों, लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि लिविंग वर्ल्ड में तुमको 4 चैप्टर्स आते हैं। द लिविंग वर्ल्ड आएंगे, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो इन सब से लिविंग वर्ल्ड से जहाँ तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात है तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से सबसे ज़्यादा रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है। प्लांट किंगडम से 1 क्वेश्चन, कभी कभी 2 भी आता है, और एनिमल किंगडम से भी आ जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि एनटीए का डेटा है। ये मैं अपने मर्जी से या व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं आपको ये सारे डेटाज नहीं दे रही हूँ। ये मत सोचना कि मुझे व्यूज़ चाहिए इसलिए मुझे मैं खुद से मार्किंग के साथ कुछ भी छेड़खानी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए का डेटा, आप चाहो तो एनटीए के साइट पे जाके देख सकते हो। द लिविंग वर्ल्ड का जो स्कोरिंग है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होने वाला है वो है आपका लिविंग वर्ल्ड। नाउ द थर्ड वन इज द सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में तुम्हारा 3 चैप्टर आएगा। सबसे पहले आएगा सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। आई होप तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया होगा, क्योंकि अगर किसी का बायोमॉलिक्यूल्स क्लियर है तो उसका डीएनए वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर होगा, और अगर किसी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लियर है तभी जाके उसका बायोटेक्नोलॉजी क्लियर होगा, और अगर किसी का बायोटेक्नोलॉजी क्लियर है तब उसका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। यानी कि अगर किसी को अपना बायोमॉलिक्यूल्स अगर किसी का सही नहीं है तो बच्चों तुम भूल जाओ कि तुम्हारा
माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सही होगा, क्योंकि तुम्हें पहले इसको पोर्शन, क्योंकि जड़ यहीं पे है, ठीक है, तो इसको पहले करना है। तो खैर एनीवे, तो पहला जो चैप्टर था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा था बायोमॉलिक्यूल्स और तीसरा था सेल डिवीजन। देखो बच्चे, सेल डिवीजन का भी वही सिनेरियो है। अगर सेल डिवीजन तुम्हारा सही है तो फिर रिप्रोडक्शन सही होगा, और अगर तुम्हारा रिप्रोडक्शन सही है तभी तुम समझ पाओगे कि आने वाले जो टाइम में जो भी तुमको पढ़ना है, तुम्हारा फिजियोलॉजी किस तरह का होगा, वो हर एक चीज़ इससे रिलेटेड है। लेकिन अगर तुम्हारे लेवल पे बात की जाए तो अगर तुम्हारा सेल डिवीजन अच्छा नहीं होगा तो ह्यूमन मतलब जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो तुम्हारा अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले तुम्हें इसके ऊपर पोर्शन करना है, यानी कि सेल डिवीजन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। तो 3 पोर्शन यहाँ से निकल के आते हैं। सेल बायोलॉजी भी तुमको करके ही जाना है, ठीक है। बहुत कम टाइम में हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है। इसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन। क्लास 12 का ये पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो यूनिट 6 है, ठीक है। यूनिट 6 जो है उसमें 16 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन में भी यहाँ पे भी मैं नोट करना चाहूँगी, देखो बच्चों यहाँ पे भी गलती मत करना, ध्यान दो, वीडियोस को ध्यान से देखो, कोशिश करो कि एक भी लाइन इसमें कि स्किप ना करो, कोशिश करो पूरा। देखो बच्चों, तुम्हारा 5 मिनट हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कि इसी 5 मिनट में कुछ ऐसी बातें मैं बता दूं जो कि तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारे काम आ जाए। तो इसीलिए वीडियोस को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं वीडियोस व्यू के लिए नहीं बल्कि मुझे अच्छा लगता है बनाना, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो देखो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में भी 3 चैप्टर्स आते हैं निकल के। तुमने मतलब पढ़ा है होगा कि पहले वाला जो नीट का सिलेबस था उसमें रिप्रोडक्शन में 3 ही चैप्टर्स था, 4 चैप्टर्स था। लेकिन अभी फिलहाल जो नया वाला सिलेबस आया उसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया है, इसलिए अब सिर्फ 3 ही चैप्टर्स बचे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और इसके अलावा लास्टली है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो बच्चों 3 चैप्टर है, इन तीनों से तुम्हें गेन का सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर तुम्हारा सेल डिवीजन क्लियर है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन तुम्हारा क्लियर है तो फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहो तो तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगी। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि मेरे वीडियोज़ पे मेरे चैनल पर तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वीडियो भी मिलती है, उसका नोट्स वाला भी वीडियो मिलता है। इसके अलावा अपडेटेड सिलेबस भी तुमको मिलता है, तो जाकर के वहाँ से भी तुम देख सकते हो। नाउ द 4th वन, हाँ यहाँ पे है, सॉरी 5th वन में तुम्हारा आएगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक और इवोल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो जेनेटिक्स जो होता है ना, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, जेनेटिक्स उसी इंसान का क्लियर होगा जिसका बायोमॉलिक्यूल्स क्लियर है। तो पहले बायोमॉलिक्यूल्स पे तुम काम करो। देखो मुझे हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट है। तुम चाहो कि एक बार तुम जंप करके कहीं का कहीं तुम नहीं पढ़ सकते हो। अगर बच्चे मोस्टली बोलते हैं कि चीज़ें याद नहीं होती हैं, कहाँ से याद होगी? तुम कहीं का कहीं पढ़ोगे तो नहीं ना याद होंगी, तुम्हें एक सीक्वेंस में पढ़ना होगा। देखो बच्चों, जब भी सिलेबस बनता है तो उन लोग सीक्वेंस वाइज, एक्सपर्ट्स जो भी सिलेबस हम लोग का बनाते हैं, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो उन लोग सीक्वेंस वाइज बनाते हैं। उन लोग ये सोच के बनाते हैं कि हाँ पहले ए पढ़ेंगे उसके बाद भी पढ़ेंगे। तुम्हें को अगर डायरेक्टली एप्पल पढ़ा दिया जाता और तुमने ABCD पढ़ा ही नहीं होता, तो क्या तुम्हें कभी भी ये चीज़ें समझ में आती? नहीं आती। सेम उसी तरह तुम्हें यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में तुमको यहाँ पे भी पढ़ना है। अगर तुम्हें बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे से आता है तो जेनेटिक्स तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो इवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा, अगर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में देखा जाए तो इवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। 3 से 4 मतलब 3 से 4 क्वेश्चन का यहाँ से रेशियो रहता है इवोल्यूशन से 3, लेकिन कभी कभी ज़्यादा तो 3 ही आता है, लेकिन 4 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा रहता है। जेनेटिक्स का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स पूछ दिए जाएंगे, और नहीं तो फिर ये पूछा जाता है ज़्यादातर जेनेटिक्स में कि कौन सा मतलब एक्सपेरिमेंट किसने किया था। तो जेनेटिक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक मार्क्स की बात करें तो 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ से तुम्हारा 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, ये बहुत ही ईजी पोर्शन है,
मतलब मैं ये बोलूँ कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पोर्शन रहा। वो इसलिए क्योंकि मेरा बाकी का पोर्शन सही था। आप चाहो तो मेरी एनसीईआरटी की जो इजी एक्सप्लेनेशन की, मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो इजी मतलब वीडियोस में अपलोड करती हूँ, तुमको उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी जो एनसीईआरटी की मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो बहुत ज़्यादा थी मेरी। ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ ऑल माई टीचर्स, उन लोगों ने मुझे उतने अच्छे से समझाया था, तब जाके मैं आज अगर तुम लोग को बताती हूँ तो इतना क्लियर रहता है या फिर इतना कॉन्फिडेंटली मैं बता पाती हूँ। तो वही रीज़न है कि मेरा जो स्टार्टिंग का पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था। यही वजह है कि तुम्हारा जो भी आजकल जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर भी मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन मतलब पोर्शन रहा। जहाँ तक इसमें नंबर्स के ऑफ क्वेश्चंस की बात है तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। लोग बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा करके पूछ देता है, तो लाइन ऐसे ऐसे पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। अब तुमको जेनेटिक्स में लाइन उठा कर नहीं ना पूछ सकते हैं। जेनेटिक्स में ये पूछेंगे कि अगर उसमें मतलब क्वेश्चन जो है रिलेशन उसमें हो सकता है कि मान लो एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में अगर 10 एमाइनो एसिड हैं तो फिर अगर उसका 8वां नंबर का जो एमाइनो एसिड था अगर वो ख़राब हो गया तो जो अब नया वाला मतलब बनेगा। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलो आ गई ये बात तो मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से बहुत आता है जेनेटिक्स के नीट में, जेनेटिक्स वाले टॉपिक से, कि एक प्रोटीन था, उस प्रोटीन में टोटल जो एमाइनो एसिड थे वो मान लो 10 थे, ठीक है। 10 में जो 8वां नंबर का जो एमाइनो एसिड था वो ख़राब हो गया, तो अब जो नया वाला प्रोटीन बनेगा वो कितने एमिनो एसिड का बनेगा? तो 8 नंबर तो ख़राब हो चुका है, तो 7 ही नंबर का ना बनेगा। आई होप तुम लोग समझ में आया होगा। अगर फिर भी तुम लोग को इस तरह के यानी कि जेनेटिक्स में आने वाले क्वेश्चन से अगर फिर भी तुम लोग को प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करो, मैं उस पर भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी अगर तुम लोग को लगता है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर जेनेटिक्स से आया तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नाउ द फाइनल इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर्स आते हैं। 2 चैप्टर्स में पहला है प्रोसेस, दूसरा है एप्लीकेशन। जहाँ तक हम प्रोसेस की बात करेंगे तो देखो बच्चों, ये ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा लेंदी लगता है। लेंदी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें चीज़ें समझाई गई हैं कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, किस तरह से मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं या फिर लैब में किस तरह से काम होता है, वो चीज़ें समझाई गई हैं। तो अगर किसी टीचर ने तुम लोग को इंटरेस्टिंग बना करके इस पोर्शन को नहीं पढ़ाया, इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया है, तो तुम लिख के रख लो, तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी भी तुम लोगों को मैं चैलेंज कर रही हूँ, बहुत सारे जो भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चों का होगा कि उन लोगों ने एनसीईआरटी 10 बार ख़त्म कर ली होगी, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिसका ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या बहुत सारा है, लेकिन ये वाला पोर्शन मोस्ट ऑफ द का क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोसेस और प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो देखने में ही लेंदी लगता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, और बच्चे तो खैर बच्चे हैं ही, उनके बारे में क्या ही बोलूँ। लेकिन एप्लीकेशन वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि इससे क्या बनता है। लेकिन हाँ, बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस की वीडियो भी मेरे चैनल पर तुमको मिल जाएगी, दोनों ही वीडियोस मिल जाएगी, दोनों चैप्टर्स की, चाहे वो प्रोसेस वाला हो चाहे एप्लीकेशन वाला हो। और जो पोर्शन अभी बाकी है उसको मैं अपलोड कर दूंगी, बहुत जल्दी करने वाली हूँ। जहाँ तक इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात, मतलब नंबर्स की बात है, तो यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेम वही रेशियो यहाँ का भी रहता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर तुम लोग को फिर भी डाउट हो तो एनटीए के साइट पर जाकर देख लो, जितने भी मैंने मार्क्स बताए हैं वो सब कुछ एनटीए का ओरिजिनल डेटा है, वो भी इस बार का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, पुराना भी नहीं है। तो इसके अलावा लास्टली मैं यही बोलूँगी कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन 2K24। और अगर फिर भी कोई डाउट हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, या फिर अगर तुम लोग को लग रहा है कि और मुझे कुछ अपडेट करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही कि मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, मुझे अच्छा लगता है बस, इसलिए मैं बनाती हूँ, ठीक है। और तुम्हारी हेल्प हो सके बस इसलिए बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिन्होंने 10 से 15 बार एनसीईआरटी ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर उनसे एनसीईआरटी का देखो, जो लाइन को ख़त्म करना, एनसीईआरटी बुक ख़त्म करना और एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तुमने कितनी बार ख़त्म किया डजंट अ मैटर, तुम कितनी उस चीज़ों को समझ रहे हो, दिस इज़ द मैटर। तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, 2 महीना है तुम्हारे पास। जिन लोगों की भी क्लियर नहीं है अपने दोस्तों के पास शेयर करो, अपने जो भी तुम्हारे रिलेटिव्स हैं या फिर जो लोग भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए हैं, चाहे नीट वाले हैं चाहे जो भी हैं,
जिसको भी बायोलॉजी की मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं आती है एनसीईआरटी की, तो उन सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि उन लोग की भी हेल्प हो सके। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।